नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी किसी देश की सबसे बड़ी समस्या युद्ध, आतंकवाद या आर्थिक संकट नहीं होती, बल्कि वो कागज होते हैं जिन पर उस देश के नागरिक होने का सबूत लिखा होता है। और आज भारत में वही हो रहा है। जिस दस्तावेज को हम पहचान का सबसे पक्का आधार मानते आए हैं, वही अचानक सवालों के घेरे में आ जाए, उसी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाए। बिहार में वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है। और इस एक लाइन ने देश के करोड़ों लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं या बौछार सवालों खिला दिए हैं। क्योंकि अगर ये सच है तो फिर वो सारी सरकारी नीतियां क्या थी जिनके आधार पर या जिनमें आधार को पहचान का परम प्रमाण बताया गया था। क्योंकि अगर ये सच है दोस्तों, तो फिर वो सारी सरकारी नीतियां आखिर क्या थी जिनमें आधार को पहचान का परम प्रमाण बताया गया था और जिसके बिना बैंक, राशन, गैस, सिम कार्ड से लेकर स्कूल एडमिशन तक सब रोक दिया गया था। सब का सब रोक दिया गया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे बहुत गहन चिंतन के साथ। पिछले एक दशक में सरकार ने आधार को लगभग हर क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया था, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूं। खाता खोलने, बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने, बच्चों का स्कूल एडमिशन, गैस सब्सिडी, पेंशन, राशन, यहां तक कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आधार की मांग होने लगी। सरकारी विज्ञापनों और अभियान में इसे पहचान का सबसे पक्का सबूत बताया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह न सिर्फ एक प्रशासनिक विरोधाभास है, बल्कि ये उस भरोसे को भी तोड़ता है दोस्तों, जिसे आम लोगों ने, जी हां, जिसे आम लोगों ने सरकारी दावों पर रखा था। भारत का नागरिकता कानून 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है, जिसमें नागरिकता साबित करने के लिए मानक तय है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की नागरिकता दस्तावेज या फिर जो है प्राकृतिकरण की प्रक्रिया। आधार और वोटर आईडी कार्ड इन मानकों में शामिल नहीं है। ये सिर्फ पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है दोस्तों। इसी वजह से, इसी कारण असम के एनआरसी में 2019 में लाखों लोगों के पास आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, यहां तक कि जो सरकारी नौकरी के दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें संदिग्ध नागरिक करार दिया गया। कौन थे वो जिनको संदिग्ध नागरिक करार दे दिया गया? आज बिहार की बात करें तो बिहार के सिनेरियो में एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन के नाम पर मतदाता सूची की जांच और बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। कई इलाकों में लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं एनआरसी और एनपीआर की तैयारी तो नहीं है। एनआरसी के तहत नागरिकता साबित करने का बोझ पूरी तरह नागरिक पर डाल दिया जाता है, हम लोगों पर डाल दिया जाता है वो बोझ। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो 2020 में प्रस्तावित था, उसमें लोगों से माता पिता का जन्म स्थान, जन्म तारीख जैसे संवेदनशील जो सवाल है वो पूछे जाने थे। और इन सवालों को लेकर 2019 से 20 में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। इस पूरी स्थिति को अगर देखें तो इस पूरी स्थिति का जो सबसे बड़ा शिकार था वो गरीब, दलित, आदिवासी और मुसलमान होंगे दोस्तों। ये टारगेट है। इन वर्गों के पास ना तो पुराने दस्तावेज होते हैं और ना ही सरकारी दफ्तरों में इनके लिए कोई विशेष सहूलियत। अब आते हैं मुसलमानों पर। मुसलमानों के मामले में अगर देखा जाए तो उनके साथ एक और समस्या है, सरकारी दस्तावेजों के में नाम की स्पेलिंग की गलतियां। उदाहरण के लिए अब्दुल रज्जाक को अब्दुल रज्जाक लिख दिया जाता है, शमशाद को शमशाद बना दिया जाता है, फिरदौस को फरदौस लिख दिया जाता है। और ये छोटी छोटी सी गलती बाद में नागरिकता साबित करने के समय बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि दस्तावेजों में नाम का जो मेल है वो नहीं हो पाता है, वो मेल नहीं खा पाता है और उन्हें अमान्य करार दे दिया जाता है या दिया जा सकता है। असम का एनआरसी इस खतरे का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 की बात करें तो 2019 में एनआरसी की अंतिम सूची से करीब 19 लाख लोग बाहर हो गए। इनमें से कई के पास आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और यहां तक कि सरकारी नौकरी के प्रमाण भी मौजूद थे। आप समझिए, ये सब दस्तावेज थे, लेकिन भारत ने कहा कि ये दस्तावेज निर्णायक नहीं। गुवाहाटी के मोइनुल हक, जिनकी उम्र 68 साल है,
ने पूरी जिंदगी असम में खेती की, उनके पास आधार, वोटर आईडी, जमीन के कागजात सब थे, लेकिन उनका नाम एनआरसी से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके माता पिता का जो नाम है, यानी उनके पिता के नाम की जो स्पेलिंग है, वो एक पुराने दस्तावेज में अलग थी। अब वो अपने बुढ़ापे में विदेशी ट्रिब्यूनल के चक्कर काट रहे हैं। और इसी तरह बारपेटा की राधा बाला देवी 72 साल की है, जिनके पति आजादी के बाद से सरकारी स्कूल में टीचर थे, एनआरसी से बाहर हो गई क्योंकि उनके जन्म प्रमाण पत्र में उनकी मां का नाम गलत लिखा था। अब ये मिस्टेक कौन करता है और इस गलती का खामियाजा हम लोग क्यों भुगते हैं, आमजन क्यों भुगते हैं? बीजेपी के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि एनआरसी और एनपीआर लागू किए जाएंगे और गैर कानूनी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह है दोस्तों कि इस प्रक्रिया का शिकार सिर्फ विदेशी नहीं होंगे, बल्कि लाखों असली भारतीय भी फंसेंगे जिनके पास सभी दस्तावेज सही तरीके से नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का यह बयान कि आधार निर्णायक प्रमाण नहीं है, लोगों में डर, दहशत और भ्रम दोनों जो है वो पैदा कर रहा है। अदालत को सिर्फ बयान देने से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र, जी हां, केंद्र और राज्य सरकारें साफ साफ बताएं कि नागरिकता साबित करने के लिए किन दस्तावेजों को वैध माना जाएगा और पुराने दस्तावेज बनवाने की जो प्रक्रिया को आसान किया जाए। इसे कहीं ना कहीं स्वीकार भी करना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए कि आखिर क्या आगे का रास्ता होगा। अगर आप एक गरीब किसान हैं या किसी छोटे गांव में रहने वाले बुजुर्ग हैं तो आप सोचिए कि आपकी आधी जिंदगी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में गुजर जाएगी। फॉर्म भरना, फोटोकॉपी कराना, नोटरी वेरिफिकेशन और फिर भी अधिकारी की एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही आपको यानी हमको नागरिकता के कटघरे में खड़ा कर सकती है। दोस्तों, ये जो मुद्दा है ना, वो सिर्फ कानूनी तकनीकी नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अगर आधार, वोटर आईडी और बाकी पहचान पत्र नागरिकता साबित नहीं करते तो सरकार को पारदर्शी तरीके से यह बताना होगा, जी हां, यह बताना होगा कि नागरिकता साबित करने के मानक आखिर क्या हैं। वरना ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति अफरा तफरी, सामाजिक तनाव और राजनीतिक विभाजन को जन्म देगी दोस्तों। और नागरिकता एक बार खो दी जाए तो सिर्फ कागज नहीं, बल्कि आपकी पूरी पहचान ही मिटा दी जाती है या मिट जाती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, यही सबसे भयावह दौर है इसका, जिसे आज पहचानना और रोकना जरूरी है। कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप इसे कैसे रोकेंगे, आवाज को दबाकर या आवाज को उठाकर। इसी के साथ ये चर्चा मैं यहीं पर रोकती हूं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, ये मुद्दा आपको पसंद आया हो, इसको लेकर आपके जहन में क्या राय है, और साथ ही साथ इस चर्चा को आपने पसंद किया, सहमत है, असहमत है, अपनी दोनों ही राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।